के स्टार्टिंग में हमें एक हैप्पी फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें क्रिस्टोफर और उसकी वाइफ कोरिन है और उनके 4 बच्चे हैं। उनके पास वो सब है जो एक फैमिली के पास होना चाहिए। सभी बहुत खुश हैं और क्रिस्टोफर भी, क्योंकि उसी ने अपनी फैमिली को सारी खुशियाँ दी हैं। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी उनके पास एक कमी थी और वो थी अपने डैड का साथ, क्योंकि क्रिस्टोफर को अपने काम के कारण ज़्यादातर बाहर ही रहना पड़ता है और वो टाइम नहीं दे पाता। उसके बाद हम देखते हैं कि जब इस बार उनके डैडी वापस आते हैं तो वो एक गुड न्यूज़ भी अपने साथ लाते हैं कि अब वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी फैमिली के साथ रहेंगे, क्योंकि उन्हें प्रमोशन मिला है और अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। रात को पूरी फैमिली क्रिस्टोफर के लिए एक सरप्राइज पार्टी रखती है। कुछ देर बाद बेल बजती है। सबको लगता है कि क्रिस्टोफर आ गया है, पर डोर ओपन करने पर वहाँ एक पुलिस ऑफिसर होता है और वो एक ऐसी न्यूज़ देता है जिससे उनकी सारी खुशियाँ ख़त्म हो जाती हैं। वो कहता है कि क्रिस्टोफर का एक्सीडेंट हो गया है और उनकी मौत हो गई है। ये सुनकर उन सभी को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। थोड़ी देर पहले वो जिसके लिए सरप्राइज प्लान कर रहे थे अब वो ही नहीं रहा। कोरिन को अब कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे। छोटी उम्र में ही उसकी शादी हो गई थी और उसे बाहर का कुछ भी नहीं पता है और ना ही किसी काम का जो वो बाहर जाकर कर सके। अब 4 बच्चों का पालन पोषण उसके बस का तो नहीं था, पर उसके पास कुछ है भी नहीं करने को। फिर हम देखते हैं कि कोरिन बार बार किसी को लेटर लिख रही है, लेकिन कैथी के पूछने पर वो कुछ भी नहीं बताती। लेकिन फिर एक दिन वो खुद क्रिस और कैथी को बताती है कि उसे उन लेटर्स का आंसर मिल गया है और उन्हें बुलाया गया है। तब कैथी पूछती है कि कहाँ और वो कौन है, तो कोरिन बताती है कि वो उसकी मॉम है, यानी कैथी की नानी, और उन्हीं को लेटर लिखा करती थी वो। ये बात उन दोनों को हैरान कर देती है, क्योंकि पहले उन्होंने उनकी नानी के बारे में कभी कुछ भी नहीं सुना। तब कोरिन उन्हें बताती है कि शादी के बाद उसका और उसकी मॉम का एक झगड़ा हो गया था, जिसके कारण वो अलग हो गए थे, पर अब सब कुछ ठीक है। और वो ये भी बताती है कि उसकी मॉम काफ़ी अमीर है और वो एक बहुत ही बड़े घर में रहती है। अब तुम भी उसी घर में रहने वाले हो और उन्होंने हमें बुलाया है, जिसके लिए हम आज रात ही निकल रहे हैं। फिर वो अपनी पैकिंग स्टार्ट कर देते हैं और रात को निकल जाते हैं। ठीक आधी रात को वो अपने स्टेशन उतरकर पैदल ही घर तक चलने लगते हैं, क्योंकि वहाँ कोई टैक्सी नहीं थी और नानी का घर दूर भी था। घर पहुँचते पहुँचते वो सभी बहुत थक जाते हैं, पर उस घर को देखकर वो सभी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि जैसा उन्हें बताया गया था सब कुछ ठीक वैसा ही था। पर यहाँ एक बात हमें हैरान करती है कि जब कोरिन की मॉम ने उन्हें बुलाया ही था तो रात में ही क्यों गए, ये आपको पता चलेगा इस पूरी वीडियो को देखने के बाद। उसके बाद हम देखते हैं कि कोरिन की मॉम बाहर डोर पर ही उनका वेट कर रही होती है, वो भी आधी रात में। और उसके बाद वो उन सभी को ऊपर एक रूम में ले जाती है, लेकिन बिना आवाज के, एकदम शांत, जैसे वो किसी से उन्हें छिपा रही हो। पर किससे, तो हम आपको बता दें कि कोरिन के डैड उससे नाराज थे, क्योंकि उससे कोई ऐसी गलती हुई थी जिसके कारण उसके डैड उससे बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे। इतना नाराज कि उन्होंने कोरिन को अपनी प्रॉपर्टी में से भी बेदखल कर दिया था। अब वो अपनी उसी गलती को ठीक करने आई है, अपने डैड को मनाने। लेकिन एक गलती को ठीक करने के लिए वो एक और गलती कर देती है कि उसने अपने डैड को अपने बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं बताया। इसीलिए वो आधी रात में सबसे छिपते छिपाते आए थे। लेकिन वो अपने बच्चों से कहती है कि वो जल्द ही डैड को सब बता देगी, जिससे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बच्चे भी उसकी बात मान लेते हैं। लेकिन यहाँ एक और बात हैरान करने वाली थी कि उनकी नानी उन्हें नफरत भरी निगाहों से देखती है। फिर वो सब सो जाते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठते हैं तो उनकी नानी उनके लिए खाना लेकर आती है और वो पूरे दिन का खाना होता है, पर वो 4 लोगों के लिए बहुत ही कम था। और वो कम खाने के साथ कुछ नियम भी लागू करती हैं, और वो नियम कुछ ऐसे होते हैं जैसे वो किसी जेल के कैदी हो। रूम लॉक रहेगा, खाना दिन में एक बार ही मिलेगा और रूम से बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए। और इन नियम से उनका मन नहीं भरता तो वो ये भी कहते हैं कि अगर किसी ने इनको तोड़ा तो उसे सजा मिलेगी, जो कि बहुत डेंजर होगी। और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं। वो बच्चे ब्रेकफास्ट तो कर लेते हैं, लेकिन लंच और डिनर तक खाना बिल्कुल खत्म हो जाता है। उन्हें बहुत सारी
सारी परेशानियां होती हैं, पर वो कोरिन को कुछ भी नहीं बताते क्योंकि उन्हें लगता है कि जल्द ही उनके नाना मान जाएंगे और उन्हें अपना लेंगे। पर उन्हें एक बात समझ नहीं आती कि उनकी नानी उन्हें बार बार एक ही बात कहती थी कि तुम हमारे परिवार के नहीं हो, पर वो ऐसा क्यों कहती हैं। और जब वो इस बारे में अपनी मॉम से पूछते हैं कि वो हमें ऐसा क्यों कहती हैं, तो वो बताती हैं कि क्रिस्टोफर तुम्हारे डैड नहीं है, वो तुम्हारे डैड का भाई है। तुम्हारे डैड के बाद मैंने क्रिस्टोफर के साथ रहना स्टार्ट कर दिया था ताकि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकूं, पर तुम्हारे नाना जी को ये अच्छा नहीं लगा और उन्होंने मुझे अपनी बेटी मानना मना कर दिया और प्रॉपर्टी से भी निकाल दिया। ये सारी बातें सुनकर कैथी और क्रिस समझ जाते हैं कि उनकी मॉम कितनी परेशानी में है, तो वो कुछ नहीं कहते और अपने दिन ऐसे ही बिताने लगते हैं। डेली वो बस एक ही बात सोचकर उठते हैं कि आज उनकी मॉम नाना को सब बता देगी और उनकी लाइफ चेंज होगी, पर रात होते ही वो सपना टूटने लगता है। फिर कुछ दिन तक कोरिन ये देखने भी नहीं आती कि उसके बच्चे कैसे हैं और फिर जब वो आती है तो बहुत खुश लगती है, इतनी खुश कि उसे याद ही नहीं है कि उसके बच्चे कितने मुश्किल में हैं। ये देख कैथी को उस पर गुस्सा आने लगता है। वो कोरिन से कहती है कि हमें यहाँ टाइम से खाना नहीं मिल रहा और आप इतने खुश हो, इतने दिनों में एक बार भी हमसे मिलने नहीं आई और हम यहाँ से कब बाहर आएंगे। तो कोरिन कहती है कि उसके डैड ने उसे माफ तो कर दिया, पर अब भी मैं तुम्हारे बारे में उन्हें नहीं बता सकती क्योंकि जब उन्होंने पूछा कि तुम्हारे बच्चे भी हैं क्या, तो मैंने मना कर दिया क्योंकि अगर मैं हाँ करती तो वो मुझे फिर से माफ नहीं करते। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अब कैथी और क्रिस एक साथ बैठे होते हैं, वो बात कर रहे होते हैं कि अब क्या होगा, वो कब बाहर जा पाएंगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आता और अब उनका विश्वास भी कोरिन से टूटने लगा था। फिर एक दिन उनका छोटा भाई बीमार हो जाता है, लेकिन कोरिन तब भी उसे देखने नहीं आती और ना ही उसे कुछ पता होता है। ऐसे ही और टाइम निकलता जा रहा था और क्रिसमस का टाइम भी आ गया था और उनके घर में एक बहुत बड़ी पार्टी है। कैथी और क्रिस उसमें जाने की जिद करने लगते हैं। कोरिन मान जाती है पर वो उनको सबसे दूर रहने को कहती है। ये बात वो दोनों मान लेते हैं और उसी पार्टी में उन दोनों को वो दिखता है जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो अपनी मॉम को किसी लड़के के साथ फिजिकली होते देख लेते हैं जो उन दोनों के लिए एक शौक से कम नहीं था। और ये देखने के बाद कैथी का अब वहाँ रुकने का मन नहीं होता, वो अपने रूम में चली जाती है, लेकिन क्रिस वहीं रुक जाता है और आने में उसे लेट हो जाता है, जिससे कि कोरिन उस पर बहुत गुस्सा करती है और उसे मारती भी है। लेकिन इसके बाद उन्हें लगता है कि कोरिन अब उनकी मॉम नहीं रही, अब वो कोई और ही बन गई है, जैसे कोई स्ट्रेंज हो। और दूसरी तरफ उनकी नानी के ताने कि तुम प्यार के लायक नहीं बल्कि नफरत के लायक हो, वे ऐसा क्यों कहती हैं, ये उन्हें कुछ समझ नहीं आता। ऐसे ही कुछ और टाइम बीत जाता है और कोरिन कैथी के लिए एक स्मॉल टॉप लाती है, जिसे चेंज करते समय उसका भाई क्रिस उसे देख लेता है और दोनों को बहुत ही अजीब लगने लगता है। और ये बात उनकी नानी को भी पता चल जाता है और पनिशमेंट के रूप में वो क्रिस को कैथी के बाल काटने को कहती हैं, पर क्रिस उसकी बात नहीं मानता, तो वो उन्हें कुछ दिन तक खाना नहीं देती और कुछ दिन बाद वो उन्हें थोड़ा फ्रूट लाकर देती हैं। लेकिन उसी रात कैथी के बालों में कुछ अजीब सा चिपक जाता है और उसे क्रिस बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं छुड़ा पाता। मजबूरन उन्हें उसके बाल काटने पड़ते हैं और जब कैथी अपने आप को मिरर में देखती है तो उसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन और कोई ऑप्शन भी नहीं था। उसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके पूरे 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन उनकी लाइफ अभी तक वहीं की वहीं थी, वो आगे नहीं बढ़ी। कैथी और क्रिस अपने मन की शांति के लिए आधी रात को किसी को बिना बताए घर से बाहर आकर एक झील के किनारे बैठते थे। लेकिन एक और अजीब बात होती है कि इस बार काफी महीने हो गए कोरिन अपने बच्चों से मिलने नहीं आई। उनके बच्चों को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है और फाइनली एक दिन वो आती है, उसके फेस पर एक स्माइल होती है और वो बताती है कि उसकी दूसरी शादी हो गई है और अब तक वो अपने हनीमून पर थी। इतना सुनकर क्रिस को अपने गुस्से पर काबू नहीं रहता और वो उस पर गुस्सा करने लगता है। वो कहता है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके बच्चे किस हाल में हैं, आप बस अपनी खुशी देखती हो। वो उसको बहुत सुनाता है जो कोरिन को अच्छा नहीं लगता। तो नेक्स्ट डे वो नानी के हाथों उनके लिए ब्रेकफास्ट में कुछ स्पेशल दिलाती है, लेकिन अब भी उनका गुस्सा शांत नहीं होता क्योंकि उन्हें पता था कि उनके वहाँ किसी को भी कोई
परवाह नहीं है। तो कैथी और क्रिस वहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं और उससे पहले उसकी तैयारी करते हैं। लेकिन इसी बीच कैथी और क्रिस भी काफी क्लोज आने लगते हैं, उनके बीच एक रिलेशन बनने लगता है और इसकी खबर उनकी नानी को भी लग जाती है। तो वो उन्हें पनिश करने आती हैं। लेकिन इससे पहले क्रिस नानी के पास जाकर उनसे माफी मांगने लगता है, वो उसे माफ कर देती हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो नानी से माफी मांगने नहीं बल्कि मास्टर की लेने आया था और अपने इस प्लान में वो कामयाब हो जाता है। वो उस की का छाप ले लेता है और उसी से एक की भी बना लेता है। उनका प्लान था कि पहले बहुत सारे पैसे जोड़ना जो उन्हें उनकी मॉम के रूम से रात में लेने होंगे और फिर वो डेली बारी बारी कोरिन के रूम से पैसे निकालने लगते हैं। एक दिन कैथी कोरिन के रूम में जाती है लेकिन वहाँ उसका हस्बैंड सो रहा होता है। वो उसे किस करती है और पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन यहाँ पर उसके हस्बैंड को उसका टच फील हो जाता है और वो कोरिन को अगले दिन बताता भी है कि किसी लड़की का फील हुआ था मुझे कल रात। कोरिन सोचती है कि इस घर में उसके और कैथी के अलावा कोई लड़की तो नहीं है, पर कैथी तो अपने रूम में लॉक है तो वो कैसे हो सकती है, और वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। कैथी और क्रिस का प्लान भी पूरा होने वाला था कि तभी उनका छोटा भाई दोबारा बीमार हो जाता है। उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है और जब कैथी कोरिन के पास जाती है तो वो ऐसे बिहेव करती है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके बीमार होने से। तभी कैथी उस पर गुस्सा करने लगती है और कोरिन तुरंत उसे एक थप्पड़ मारती है। लेकिन इस बार कैथी भी कोरिन पर उल्टा हाथ उठा देती है और अपने भाई को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाती है, पर वो मर जाता है। लेकिन इससे भी कोरिन को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कैथी और क्रिस वहां से भागने का प्लान बनाते हैं और रात को वो अपनी मॉम के पास आते हैं उनसे लास्ट टाइम मिलने के लिए। तो उन्हें पता चलता है कि वो अपने हस्बैंड के साथ पहले ही जा चुकी हैं और क्रिस को वहां एक और बड़ी न्यूज मिलती है कि अब उस घर का मालिक उसकी नाना नहीं बल्कि उसकी मॉम यानी कोरिन है, क्योंकि नाना को मरे हुए काफी समय हो गया है और अब वो इस घर को बेचने वाली है। और तभी वो दो सर्वेंट को बात करते हुए सुनता है कि ऊपर वाले रूम को साफ करना होगा क्योंकि उस रूम में काफी टाइम से मालकिन द्वारा पॉइजन छोड़ा जा रहा है। यहाँ मालकिन क्रिस की नानी होती है और ऊपर वाला रूम उन्हीं का है। इसका मतलब वो काफी टाइम से उनको खाने में पॉइजन मिला के दे रही थी और इसी कारण उनका छोटा भाई मारा गया। वो तुरंत अपने रूम में जाता है और कैथी को सारी बातें बताता है। वो तुरंत वहां से जाने लगते हैं लेकिन तभी वहां नानी आ जाती है। वो उन्हें जाने से रोकती है लेकिन अब वो कहाँ रुकने वाले थे। वो अपनी नानी को ही पनिशमेंट देने लगते हैं और नानी को ही उसी रूम में बंद करके लाइट्स ऑफ कर देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। तभी नानी चिल्लाते हुए कहती है कि पॉइजन उसने नहीं कोरिन ने तुम्हारे खाने में दिया था, उसका काम तो बस तुम्हें खाना देना था। लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुनते और एक रस्सी की सहायता से नीचे उतरकर भागने लगते हैं। लेकिन रास्ते में उन्हें उस घर का केयर टेकर मिलता है। वो उनसे पूछता है कि तुम कौन हो, तो कैथी उसे अपनी पहचान बताती है तो वो उन्हें जाने देते हैं और फाइनली वो उस घर से निकल जाते हैं और काफी समय बाद वो आज़ादी को फील करते हैं जो एक अच्छी फीलिंग होती है और भागकर वो स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। वो वहां से दूर जाने लगते हैं और तभी कैथी अपने मन में अपनी मॉम से बदला लेने की ठान लेती है। वो अपने आप से ही वादा करती है कि मैं एक दिन अपनी मॉम से जरूर मिलूंगी और बदला भी लूंगी। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो गाइस ये थी हमारी आज की मूवी फ्लावर इन द एटिक। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एंड बाय बाय।